हेलो दोस्तों, आपको मैंने कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन का पार्ट 1 पढ़ा दिया था। देखो वहाँ दिख भी रहा होगा आपको सामने। और आज हम वापस स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। ठीक है, तो एम फेज होता है। मैंने आपको इंटर का मतलब अंतरावस्था तक पढ़ा दिया था अच्छी तरीके से कि अंतरावस्था जो है उसमें 95% तक की भाग जो होते हैं वो कोशिका उसमें गुजारती है और उसे विश्राम अवस्था भी बोलते हैं, है ना। वो सारा अपन ने पढ़ लिया था। अब आता है मेटाफेज, मतलब कि समसूत्री विभाजन या एम सूत्री विभाजन प्रावस्था। तो ये जो प्रावस्था होती है भाई, जो मेटाफेज जो होती है ये सर्वाधिक नाटकीय प्रावस्था होती है। सही बात है। मतलब इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा बदलाव जो है कौन से फेज में देखे जाते हैं, वो 1 घंटे में विभाजित होने वाले फेज में देखे जाते हैं। किसमें? एम सूत्री प्रावस्था में। एम सूत्री प्रावस्था में। अब इसके 2 भाग होते हैं, है ना। दो तरीके से, एक तो सबसे पहले दो तरीके से विभाजन करते हैं। सबसे पहले तो कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस के भी जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 4 तरीके से जिसमें केंद्रक का क्या होता है, विभाजन होता है। अब समझा देता हूँ प्रोफेज में क्या होता है। देखो, जब अंतरावस्था होती है तो उसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो असंगनित होते हैं। ठीक है, वो गुणसूत्र होते ही नहीं है, वो महीन धागे के रूप में होते हैं जिसे क्रोमेटिन बोलते हैं। अब जैसे प्रोफेज प्रावस्था आती है कैरियोकाइनेसिस की, तो उसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र जो होते हैं बनना प्रारंभ हो जाता है। मतलब वो जो क्रोमेटिन के धागे हैं वो आपस में संगनित होना शुरू हो जाता है, जो कि प्रोफेज की पहचान है। और प्रोफेज में क्या होता है कि जो तारक काय होते हैं, तारक काय जो जिसका द्विगुणन हुआ था, कहाँ पर? इस प्रावस्था में जिसका द्विगुणन हुआ था वो विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं। फिर विपरीत ध्रुवों की तरफ जाकर जो है वो मेटाफेज में आगे क्रिया करेंगे। 2 तो ये वाले काम हो गए, और एक ये कि सभी अंग जो होते हैं, सभी अंग और केंद्रक झिल्ली जो है विलुप्त होना शुरू हो जाते हैं। किसमें? प्रोफेज में। तो ये 3 काम मुख्य रूप से है। तारक काय जो विपरीत ध्रुवों की तरफ जाकर जो है समसूत्री उपकरण का निर्माण करता है, जिसको क्या बोलते हैं समसूत्री उपकरण को? एक तो एस्टर और एक तर्कु-तंतु। अब आ जाओ मेटाफेज में। फिर आती है मध्य प्रावस्था। तो सबसे ज़्यादा जो स्टडी की प्रावस्था होती है वो कौन सी होती है? आप इसमें अच्छे तरीके से जो है स्टडी को कर सकते हो। बेस्ट प्रावस्था एम प्रावस्था ही मानी जाती है, मतलब मेटा प्रावस्था मानी जाती है कैरियोकाइनेसिस की। इसमें क्या होता है, जो तर्कु-तंतु विपरीत ध्रुवों की तरफ जाए, एस्टर और क्या बनाए थे, तर्कु-तंतु बनाए थे, वो क्या करेंगे, जो गुणसूत्र होते हैं, है ना, गुणसूत्र होते हैं, उनको जाकर क्या करेंगे, वो मतलब उनको जो काइनेटोकोर होता है उससे जाकर ये जुड़ जाते हैं, है ना, मेटाफेज में। और उसको जो साइटोप्लाज्म होता है उसके बीच में जो है वो लेकर आ जाते हैं। भाई दोनों तरफ के विपरीत ध्रुवों के जो तर्कु-तंतु है उसको पकड़ लेते हैं काइनेटोकोर के, गुणसूत्र के। और इसमें क्या होता है, एक और बात बता देता हूँ, जो गुणसूत्र प्रोफेज में स्टार्ट ही हुए थे क्या संगनित होना, वो इसमें पूर्ण हो जाते हैं, मतलब पूर्ण रूप से गुणसूत्र संगनित हो जाता है। और जो अंग विलुप्त हो रहे थे और केंद्रक झिल्ली भी विलुप्त हो रही थी, तो वो जो मेटाफेज होता है कैरियोकाइनेसिस की, उसमें पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाते हैं। अब केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गई तो जो गुणसूत्र होगा वो किस में हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो साइटोप्लाज्म में जो है उसके मध्य में आकर प्लेट के रूप में काम करते हैं, प्लेट की तरह जो है मध्य में लाइन टाइप में बना देती है वो। और उसके काइनेटोकोर से दोनों विपरीत ध्रुवों के तर्कु-तंतु आपस में आकर बन जाते हैं। ठीक है, अब एनाफेज स्टार्ट होती है। एनाफेज में क्या होता है, जो तर्कु-तंतु होता है वो संकुचित हो जाता है। संकुचित होने के कारण क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो 2 गुणसूत्रों में बढ़ जाते हैं, जिसको क्रोमेटिड बोलते हैं। अर्ध गुणसूत्र अपने अपने विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं एनाफेज में। और जो टीलोफेज है, टीलोफेज में क्या होता है कि जो प्रोफेज
की जो अवस्था थी उसका उल्टा होता है। जैसे प्रोफेज में क्या हो रहा था कि सभी अंग विलुप्त हो रहे थे, तो इसमें क्या होता है, सभी अंग वापस आ जाते हैं, है ना। और जो गुणसूत्र जो होते हैं, मतलब क्रोमेटिन जो होते हैं, वो संघनित हो रहे थे और गुणसूत्रों का निर्माण कर रहे थे ना, तो वो वापस से अपने क्या मतलब कि जो असंगनित हो जाते हैं गुणसूत्र। और जो टीलोफेज है, और इसमें एक और प्रावस्था होती है, क्या बोलते हैं उसको, चलो एक और मैंने बताया था ना आपको प्रोफेज में, उसमें से जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए थे ना, अभी समझाए थे, तो वही कि वही इसका उल्टा टीलोफेज में होता है। अब आपको एनसीईआरटी हाईलाइट करवा देता हूँ मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सूत्र विभाजन, तो यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन को देखा जाता है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का वृहद पुनर्गठन होता है। मतलब कि प्रोफेज में तो क्या होता है, विलुप्त हो जाते हैं, फिर वापस से एनाफेज में, वो टीलोफेज में वापस से आ जाते हैं। जनक व संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहती है, ये तो पता है ही, इसलिए इसे सम विभाजन कहते हैं। भाई सूत्री विभाजन जो है, इसमें गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो जनक और जो कोशिकाएं बनती है, संतति कोशिकाएं, उसमें समान ही रहती है, इसलिए तो इसको सूत्री विभाजन कहते हैं। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन के केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है भाई, ताकि अपने को स्टडी करने के लिए आसानी हो जाए, इसीलिए उसको 4 जो है सुविधा के लिए जो है सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। एक कैरियोकाइनेसिस, यहाँ पर समझ लेना आवश्यक है। कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, सही बात है। कोशिका विभाजन जो है प्रगतिशील प्रक्रिया है, यानी कि क्रिया करती रहती है, हर बार जो विभाजन करती रहती है, और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है, सही बात है। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, उसे विभाजन करना मुश्किल है, ठीक है। इसकी अलग अलग अवस्थाओं के बीच में विभाजन करना जो है मुश्किल है। और कैरियोकाइनेसिस को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, ये मैंने आपको समझा ही दिया। अब यहाँ पर देखो और पढ़ लेते हैं। देखो पूर्व अवस्था, अंतराप्रावस्था की एस और G2 अवस्था के बाद पूर्व अवस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है, सही बात है। एस व G2 अवस्था में DNA के नए सूत्र बन तो जाते हैं, लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते हैं, सही बात है भाई। अंतराप्रावस्था की बात है ना, एस व G2 अवस्था में गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्व अवस्था की पहचान है, मैंने बता दिया था। और इधर तो गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्रीय द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं। गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है प्रोफेज में। तारकाय व तारक केंद्र, जिसका अंतराप्रावस्था इस प्रावस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं, सही बात है, मैंने आपको बता दिया था ये वाली चीज़ भी। पूर्व अवस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है उनकी विशेषताएं देखो। गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है, सही बात है। गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है, हाँ। गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े हुए, सेंट्रोमियर मतलब गुणसूत्र से जुड़े हुए रहते हैं। अंतरावस्था के समय जिस तारकाय का द्विगुणन हुआ था वह कोशिका में विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगता है। प्रत्येक तारकाय सूक्ष्म नलिकाओं को विकृत करता है, सही बात है, जिसे तारक कहते हैं। ये तंतु व तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं, मतलब समसूत्री विभाजन उपकरण का निर्माण करते हैं। पूर्व अवस्था के अंत में पूर्व अवस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है तो इसमें गोलजीकाएं, अंतर्द्रव्य जालिका, केंद्रिका व केंद्र का आवरण दिखाई नहीं देते हैं। केंद्रिका जो कि किसका भाई, आरएनए का निर्माण करती है ना केंद्रिका,
वो भी विलुप्त हो जाती है, मतलब जितने भी अंग हैं वो सारे विलुप्त हो जाते हैं प्रोफेज। ठीक है, अब आ जाओ मध्य अवस्था यानी एम प्रावस्था। तो मध्य अवस्था में क्या होता है, केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इसमें गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है, मैंने बता दिया था। और ये क्या है, वह अवस्था जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल हो जाता है, वो मध्य अवस्था है। मध्य अवस्था गुणसूत्र दो संतति अर्धगुणसूत्रों से बना होता है। सही बात है, दो संतति अर्धगुणसूत्रों से बना हुआ होता है। जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े हुए रहते हैं। गुणसूत्र बिंदु की सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। ध्यान रखना, जो तर्कुतंतु होते हैं वो इसी काइनेटोकोर से आकर जुड़ते हैं। सूक्ष्म नलिका से बने हुए तर्कुतंतु के जुड़ने का स्थान ये संरचनाएं काइनेटोकोर ही है, जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्रों से जुड़े होते हैं। सही बात है। मध्य अवस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित रहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्धगुणसूत्र एक ध्रुव से तर्कुतंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है। वहीं इसकी संतति अर्धगुणसूत्र तर्कुतंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ा होता है। और मध्य अवस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाता है उसे मध्य अवस्था पट्टिका कहते हैं। सही बात है, बीच में आ जाता है तो उसमें मध्य अवस्था पट्टिका कहते हैं। अब देखो तर्कुतंतु गुणसूत्र, अब इनकी विशेषता देख लो मध्य अवस्था की जो इसमें होती है। तर्कुतंतु गुणसूत्र काइनेटोकोर से आकर जुड़ जाते हैं। सही बात है। गुणसूत्र मध्य अवस्था की ओर जाकर मध्य अवस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तर्कुतंतु से जुड़ जाते हैं। ये देखो यहाँ पर चित्र देखो, सबसे पहले देखो कहाँ गया, हाँ ये अंत्यावस्था, ये पश्चात, ये एनाफेज, ये मेटाफेज, कौन सी, ये नहीं है भाई मेटाफेज, रुक जाए एक मिनट, ये कौन सी है, हाँ अंत्यावस्था है यानी कि टीलोफेज। ये टीलोफेज में देखो दो अलग अलग क्या बन गए, गुणसूत्र द्रव्य बन गए। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्य अवस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। संतति अर्धगुणसूत्र कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे। वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर जाता है, जो गुणसूत्र को ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करता है। वह जो गुणसूत्र होता है ना, वो ध्रुवों की तरफ उसकी दिशा होती है गुणसूत्र, और जो उसके वो होते हैं ना पंख, किसके गुणसूत्र के पंख, वो पीछे की तरफ होते हैं, है ना। साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आती है। देख लो गुणसूत्र की जो भुजाएं होती है, पंख होते हैं, मान लो मैंने समझाने के लिए बोला था, वो पीछे की तरफ आती है। अब देखो पश्चावस्था की निम्न विशेषता, एनाफेज की निम्न विशेषता देखो क्या है, गुणसूत्र बिंदु विखंडित हो जाते हैं। सही बात है, गुणसूत्र बिंदु विखंडित हो जाते हैं, काइनेटिक और भी विखंडित हो जाते हैं, और अर्धगुणसूत्र अलग अलग होने लगते हैं। सही बात है, अर्धगुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। अर्ध जो गुणसूत्र होते हैं विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं। अब टीलोफेज में, प्रोफेज का उल्टा, सूत्र विभाजन की अंतिम अवस्था। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, सूत्र विभाजन में कैरियोकाइनेसिस की अंतिम प्रावस्था के प्रारंभ में अंत्य अवस्था गुणसूत्र जो क्रमानुसार
अपने ध्रुवों पर चले गए थे, असंगठित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं, अपनी पहचानों को देते हैं। गुणसूत्र दिखाई नहीं देता है। वह अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाता है। ये देखो एक समूह के रूप में एकत्रित हो गया ना, यहाँ भी देखो एक समूह के रूप में एकत्रित हो गया। ये क्या है? गुणसूत्र यही है, अपने अपने ध्रुवों की तरफ। ठीक है, इस अवस्था की मुख्य विशेषता देखो, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। सही बात है भाई। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रिका, गोलजिकाएं व अंतर्द्रव्य जालिका का पुनः निर्माण हो जाता है। अब कैरियोकाइनेसिस, वो साइटोकाइनेसिस, इसको नेक्स्ट पार्ट में आपको कवर कराऊंगा।